वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पॉलिटिकल साइंस बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आपको दो पेपर देने होते हैं। एक पेपर तो आपको देना होगा तुलनात्मक सरकार और राजनीति का, जिसमें आपको यूके के, यूएसए के और स्विट्जरलैंड एवं चाइना के संविधान के बारे में जानना है, उसकी विशेषताओं के बारे में जानना है, वहाँ की पॉलिटिक्स को समझना है। ठीक है। और दूसरे पेपर में आपको लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में समझना है। दोनों का सिलेबस मैं दे चुका हूँ और दोनों से बनने वाले जो लिखित वाले मॉडल पेपर है, यानी कि जो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय वाला, उसका भी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। आज का जो वीडियो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में आज हम चर्चा करेंगे कैसे कैसे आपकी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे भाई किसके बारे में, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, ये चार देश के संविधान और चार देश के एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करना है इन चारों देशों का, और खास करके भारतीय संदर्भ में भी हमको देखना है कि भाई भारत में क्या है और इन देशों में क्या क्या चीज़ें हैं, इन देशों के संविधान की विशेषताएं, इन देशों में राष्ट्रपति की स्थिति, लोकसभा राज्यसभा की स्थिति क्या है वहाँ पर, इन समस्त चीज़ों के बारे में जानेंगे। और जो भी विशेषताएं होंगी स्विट्जरलैंड, चाइना, यूएसए, यूके, इन सभी की उसको समझेंगे। यूके माने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड जिसको आप कहते हैं, यूएसए माने संयुक्त राज्य अमेरिका, और स्विट्जरलैंड तो आप सभी लोग जानते हैं, चाइना को तो जानते ही होंगे, अपना पड़ोसी। ठीक है। तो पेपर नंबर 1 में आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति। क्लियर। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में तो आज का जो वीडियो है ये लगभग 150 एमसीक्यूज का होगा और तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो विधिवत तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? कानूनी संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता या फिर विधिता संप्रभुता? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? कानूनी संप्रभुता पर है या लोकप्रिय संप्रभुता पर? तो लोकतंत्र जो है वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, ये बात ध्यान है। किस पर आधारित है भैया? लोकप्रिय संप्रभुता पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्र छात्रों ने बी ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट है। 2020, 21, 22, 23 सभी में ये प्रश्न पूछा गया है। 24 में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, विंस्टन चर्चिल, हिटलर या स्टालिन? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक, बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन छात्र छात्रों ने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के जो प्रबल समर्थक हैं वो हैं JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गांधी जी के सत्याग्रह, यानी गांधी जी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, तो गांधी जी के सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं था। कौन सा एक साधन नहीं था? तीन साधन इनमें से थे। देखें, असहयोग आंदोलन गांधी जी का ही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी का है, उपहास सामाजिक बहिष्कार आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया, लेकिन हिंसक कार्य नहीं, अहिंसा के समर्थक है गांधी जी, तो हिंसक कार्य कर ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ही डी लगा दीजिएगा, ये आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया, या गांधी जी का सत्याग्रह का एक साधन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक पुस्तक का नाम है, बड़ा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, उसको लेकर के 20, 21 सभी में पूछा गया है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा किसने है? लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है और बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपकी परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन से विचारक हैं? हॉब्स, मार्क्स, हीगल या रूसो? तो आप बताएंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात रूसो करते हैं, जे जो रूसो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो आप बताएंगे पैरेटो हैं। ठीक है, आपसे पूछे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन है? तो आप बताएंगे रूसो हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और आप अगर इन चीज़ों को जानेंगे, जो बीच बीच में मैं चीज़ों को बताऊंगा वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रजातंत्र का एक बहुलवादी सिद्धांत है, बहुलवादी सिद्धांत से रिलेटेड हैं सार्टोरी महोदय, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने दिया है? दल विहीन लोकतंत्र की बात कौन करते हैं? JP नारायण जी करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है।
जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण का मतलब जयप्रकाश नारायण। अच्छा, भारत में समाजशास्त्र, ओ सॉरी, समाजवाद की बात कौन करते हैं, या भारत में समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? तो भारत में समाजवाद का जनक माना जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को। ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक पुस्तक है सारटोरी की, जो कि बहुलवाद सिद्धांत के समर्थक है प्रजातंत्र के। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? डेमोक्रेटिक थियरी। डेमोक्रेटिक थियरी पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आप बताएंगे डेमोक्रेटिक थियरी पुस्तक के लेखक कौन है? सारटोरी हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न आपसे कई बार पूछेगा। ओके, तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में किसने संबोधित किया है? तो लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है स्मिथ महोदय ने। ठीक है, स्मिथ कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक लिखा है वही है स्मिथ, एडम स्मिथ। और खास करके ये अर्थशास्त्र के जनक भी हैं एडम स्मिथ, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और उदारवाद की बाइबिल भी कहा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो कई सारे चीज़ें जो मैंने अभी बताया आपको, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, वर्ष 1936 ईस्वी में यह मतलब किसने यह घोषणा करी थी कि गांधीवादी जैसी कोई चीज़ नहीं है? गांधीवादी जैसी कोई चीज़ नहीं है, 1936 ईस्वी में स्वयं महात्मा गांधी जी ने बात कही थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है, बताएं। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? गिरी प्रवचन, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या भारत की खोज? तो बताएं, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक जो है वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आगे देखिए। प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? बताएं। लोकतंत्र या सॉरी दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा, दल विहीन लोकतंत्र मैंने अभी भी आपको बताया था, दल विहीन लोकतंत्र की बात कौन करता है? जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है, इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है अयोध्या में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। ठीक है, वही सुल्तानपुर वाले रोड पर पड़ता है। मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ, इधर का ही, गोंडा का, तो मैं जानता हूँ। अच्छा, इस समय तो बड़ा बवाल चल रहा है गोंडा में ये विश्वविद्यालय को लेकर के, मुझे सुनाई पड़ा, मैंने सुना। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन जाने के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग उसमें समर्थन में हैं, हम लोग भी समर्थन करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि भाई हर एक ज़िले में, मेरे हिसाब से तो हर एक ज़िले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए बच्चों को, या एक दो ज़िलों के अंदर एक विश्वविद्यालय अगर हो जाता है तो क्या होता है कि बच्चे पढ़ करके थोड़ा सा आवासीय परिसर का आनंद ही कुछ और होता है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसका अलग ही आनंद होता है। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने दी है? जेपी नारायण ने दी है, ये बात ध्यान रखिए। किसने दी है? जयप्रकाश नारायण। ओके, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगर बात की जाए तो बात मैं इन पर कर रहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये जो है भारत में समाजवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। बी एन राव कौन है भैया? बी एन राव जो समिति बनी थी, प्रारूप समिति, संविधान निर्मात्री जो एक प्रकार से समिति थी, यानी कि जिसको प्रारूप समिति बोलते हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, उसके सलाहकार थे बी एन राव जी। ठीक है, भूमिहार जाति जो आप समझते हैं, भूमिहार बिहार में आपको बहुत मिलेंगे, तो भूमिहार जाति से ही थे ये बी एन राव जी। ठीक है, इन्होंने ये सलाहकार थे। डॉक्टर अंबेडकर जी जो है उस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और अध्यक्ष थे, और भी कई सारे लोग उस समिति के सदस्य थे। और बी एन राव जो है ये संवैधानिक सलाहकार थे उस समिति के। अगर कोई दिक्कत होती थी समिति में संविधान को लेकर के, तो उसमें सलाह जो है ये लोग लेते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनकी समिति के लोग, बी एन राव जी से। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है किस में? मंत्रिपरिषद में, जनता में, या संसद में, या फिर उपरोक्त में से किसी में नहीं? बताइएगा, सभी लोग बताएंगे। प्रजातंत्र में यानी कि डेमोक्रेसी में अंतिम सत्ता किसके पास निहित होती है? तो किसके पास भैया? जनता में। हम जनता के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, आप देखते हैं, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। जब भी आप संविधान की शुरुआत करते हैं तो उसमें यही लिखा हुआ मिलता है प्रस्तावना में। संविधान का जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है इंडियन का, मतलब इंडिया का, उसमें आप देखेंगे हम भारत के लोग, मतलब उसमें जनता को ही सर्वोपरि बताया गया है। ठीक है, तो जनता जो है उसी में निहित होती है प्रजातंत्र की अंतिम सत्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन, अभी मैंने आपको बताया था, इसका जिक्र किया था। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, टी एच ग्रीन, लास्की, या फिर सेबाइन? बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को लिखा है एडम स्मिथ ने,
और इसी पुस्तक को उदारवाद की बाइबिल भी कहा जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि किसे आर्थिक उदारवाद की बाइबिल कहा जाता है, तो आप बताएंगे वेल्थ ऑफ नेशन को आर्थिक उदारवाद की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है, बताएं। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद या व्यक्तिक स्वतंत्रता या फिर समानता। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है, बताइएगा सभी लोग, जल्दी से बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का मौलिक सिद्धांत होता है व्यक्तिक स्वतंत्रता। ठीक है, पर्टिकुलर स्वतंत्रता दी जाती है, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र होता है। इस धारणा को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाता है उदारवाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके प्रश्न मतलब आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र ही नहीं अपितु दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्थात चित्त प्रकृति होती है, या एक प्रकार से एक चित्त माने मन, तो मन की एक मन का नेचर होता है एक प्रकार से। क्या उदारवाद जो है कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं होता है, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत या एक चित्त प्रकृति होती है, या एक मन का नेचर होता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है ई आशीर्वादम ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्र छात्रों ने डी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम पनपा इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। बताएं, उदारवाद एक दर्शन है, दर्शन माने एक विचार होता है, बिल्कुल। तो उदारवाद एक विचार है, एक दर्शन है, जो कि अधिक पनपा कहाँ पर सबसे ज़्यादा एक प्रकार से उदारवाद की बात होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख वक्ता कौन था? तो लॉक थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जॉन लॉक जो थे वो इंग्लैंड के प्रमुख वक्ता थे, उदारवाद के समर्थन में थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहें और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं। तो आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, चले। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है, किस राजनीतिक चिंतन ने राजनीति को अधिपति विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास्टर साइंस। तो बताएं, राजनीतिक चिंतन को राजनीतिक चिंतन ने राजनीति को मतलब किस राजनीतिक चिंतक ने राजनीति को अधिपति विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है? पॉलिटिकल साइंस को किसने मास्टर साइंस कहा है? तो पॉलिटिकल साइंस को अरस्तु ने मास्टर साइंस कहा। और अरस्तु कौन है? आप सभी को पता होगा। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगी। क्या कहते हैं? ये अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ही पॉलिटिकल साइंस के फादर है, यानी कि जनक हैं राजनीति विज्ञान के। कौन? अरस्तु। अरस्तु पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसी देश की तुलनात्मक अध्ययन मतलब कि किसी देश की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किसी एक को चुना जाएगा? राजनीतिक दल, संसद या सेना या फिर यह सभी को? अगर किसी देश का तुलनात्मक अध्ययन करना हुआ तो किसको चुना जाएगा? संसद का भी अध्ययन किया जाएगा, राजनीतिक दलों का भी अध्ययन किया जाएगा और सेना का भी अध्ययन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इन सभी को चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने या किस राजनीति के वैज्ञानिक ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? बताएं, जर्मी बेंथम, लास्की या डेविड ईस्टन या फिर हरमन फाइनर? बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम या सबसे पहले किस चिंतक ने तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था? बताएं, अरस्तु ने, सुकरात ने, बेंथम ने या प्लेटो ने? बताएं, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या फिर बेंथम, जर्मी बेंथम? बताएं। अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने तुलनात्मक विधि का उपयोग सबसे पहले किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नांकित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति एवं सरकार के विषय क्षेत्र में आता है? राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक संस्थान, राजनीतिक व्यवहार या फिर ये सभी? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति एवं सरकार के विषय क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक अनुभव भी आते हैं, राजनीतिक संस्थान भी आते हैं और राजनीतिक व्यवहार भी आते हैं।
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उक्त सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राजनीति किस भाषा से निकला शब्द है? ग्रीक भाषा या ग्रीक शब्द, रोमन शब्द या लैटिन शब्द या फिर उक्त में से कोई नहीं? बताइएगा सभी लोग। राजनीति किस भाषा से निकला है भैया? तो राजनीति जो है वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है राजनीति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉलिस। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निवेश निर्गत उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया? निवेश निर्गत उपागम जो विकसित किया गया है वो डाहल के द्वारा किया गया, या मार्क्स के द्वारा, या डेविड ईस्टन के द्वारा, या लासवेल के द्वारा? तो निवेश निर्गत उपागम जो विकसित किया गया है डेविड ईस्टन के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेविड ईस्टन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि राजनीति के अध्ययन के लिए कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपनाया, किसने नहीं अपनाया था? हरमन फाइनर ने नहीं अपनाया था, किसने अपनाया था? हॉब्स ने, बोंदा ने। ठीक है, इन लोगों ने अपनाया था कानूनी दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन के लिए, जबकि जो हरमन फाइनर हैं वो कानूनी दृष्टिकोण को नहीं अपनाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? बड़ी फेमस पुस्तक है, एग्जाम में लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो हैं, जॉन लॉक है, मॉन्टेस्क्यू हैं, या वाल्टेयर हैं? तो स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक को लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1748 ईस्वी में, और 1748 में जो प्रकाशन इस पुस्तक का करवाया था मॉन्टेस्क्यू ने, उसमें इस पुस्तक में लगभग 21 वर्षों तक शोध किया था इस पुस्तक को लिखने को लेकर के मॉन्टेस्क्यू ने। 21 वर्ष शोध के बाद में 1748 में प्रकाशन करवाया स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक का, और बड़ी फेमस पुस्तक हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया था? तो अरस्तु ने आपको बता दूं लगभग 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, और उसके बाद में फिर वो एक प्रकार से अपने विचारों को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लगातार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? हरमन फाइनर जी हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरमन फाइनर इज राइट आंसर। आगे देखिए, अगला प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है? प्लेटो, डेविड ईस्टन, आमंड एवं पावेल, या फिर अरस्तु यानी अरिस्टोटल? बताएं, तुलनात्मक राजनीति का जनक किसको स्वीकार किया जाता है? बिल्कुल अरिस्टोटल इज राइट आंसर, अरस्तु को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, समाज के बिना मनुष्य पशु है या फिर देवता है, या कथन किसका है? तो समाज के बिना मनुष्य मतलब समाज में अगर मनुष्य को समाज का वरदान तो नहीं प्राप्त होता है, तो एक प्रकार से या तो वो व्यक्ति पशु होगा, वो बिना समाज के रह पाएगा, या फिर वो भगवान ही होगा कि बिना एक प्रकार से वो समाज के रह पाएगा। मतलब समाज बहुत ज़रूरी होता है किसी व्यक्ति को लेकर के, या किसी व्यक्ति को रहने के लिए। अगर कोई व्यक्ति बिना समाज के रह ले रहा है तो वो या तो फिर पशु है या फिर देवता है। इस कथन को कहा था अरिस्टोटल ने ही, अरस्तु ने ही कहा था, और उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक और मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, पॉलिटिकल एनिमल है, ये बात ध्यान रखेंगे। अरस्तु का ही कथन है, तो अरस्तु ने ही बात कही थी। क्लियर, आगे देखिए। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, जो कि मैंने आपको बताए, और ऐसे ही परीक्षा में और भी प्रश्न आपसे पूछेगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अरस्तु ने किस पद्धति को अपना करके 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था? तो 158 देशों का जो संविधान, 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन जो अरस्तु ने किया था, वो आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करके उन्होंने किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक पुस्तक बड़ी फेमस है, आपसे पूछी जाती है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, एक पुस्तक है, 1968 में प्रकाशन हुआ था इस पुस्तक का। इस पुस्तक को लिखा किसने है, ये बताएं। तुलनात्मक सरकार और राजनीति पुस्तक को लिखा है 1968 में प्रकाशित हुई पुस्तक, माइकल कर्टिस महोदय ने इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया, उन्होंने लिखा था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, एक अवधारणा है प्रबंधकीय ग्रिड, प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी है? ब्लैक एंड मुतन ने दी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, उपभोक्ताओं का लोकतंत्र किसे कहा जाता है? फटाफट से आप बताएंगे, उपभोक्ताओं का लोकतंत्र किसे कहा जाता है बाबू? बताइएगा सभी लोग, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। प्रश्न है, उपभोक्ताओं का लोकतंत्र किसे कहते हैं? अराजकतावाद को, पूंजीवाद को, समाजवाद को, या मार्क्सवाद को? बताइएगा। उपभोक्ताओं का लोकतंत्र कहते हैं पूंजीवाद को, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजीवाद को क्या बोलते हैं? पूंजीवाद को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? पूंजीवाद को ही बोलते हैं उपभोक्ताओं का लोकतंत्र। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है व्यक्तिवाद में, समाजवाद में, पूंजीवाद में या अराजकतावाद में। अराजकतावाद क्या होता है? अराजकतावाद में होता है क्या कि भाई कोई राजा नहीं होता है, प्रजा में एक प्रकार से अराजकता मतलब कि कोई राजा ना हो। आ माने नहीं, राजकता मतलब राज कोई ना कर रहा हो, जनता स्वतंत्र हो, जो मर्जी आए वो करे, वो होता है अराजकतावाद। समाजवाद क्या होता है? जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का आधिपत्य हो, सरकार मतलब निजी जो मतलब कि निजी मामले ना हो, जैसे कि जैसे बस है तो सरकारी बस हो, ठीक है, रोड हो सरकारी रोड बने, मतलब सरकार ही एक प्रकार से उत्पादन के साधनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे, वो समाजवाद। जैसे कि रसिया में समाजवाद है, ठीक है। पूंजीवाद अमेरिका में है। पूंजीवाद का मतलब जैसे कि उत्पादन के साधनों पर या किसी भी साधनों पर निजी स्वामित्व हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हावी हो और वहाँ पर प्राइवेट बस ही चलती हों और प्राइवेट स्कूल हों, सारी चीज़ें प्राइवेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, ठीक है, तो वो होता है एक प्रकार से पूंजीवाद। व्यक्तिवाद की अगर बात करें तो व्यक्तिवाद में एक प्रकार से व्यक्ति के विचारों को वैल्यू दी जाती है और प्रत्येक मतलब व्यक्तित्व हर व्यक्ति के चीज़ों पर फोकस किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 विचारधाराएँ और भी विचारधाराएँ हैं, ठीक है। लेकिन बताएं जो आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता है वो किस विचारधारा में दी जाती है? तो आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता पूंजीवाद में दी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किस विचारधारा ने किया? उदारवाद ने, अराजकतावाद ने, पूंजीवाद ने, समाजवाद ने। तो व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन पूंजीवाद ही करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताएं उदारवाद का मूल तत्व क्या है? व्यक्ति स्वतंत्रता उदारवाद का भी मूल तत्व है, ये बात ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन जरूर पूंजीवाद करता है, लेकिन अगर बात की जाए आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता की तो पूंजीवाद है। लेकिन अगर बात की जाए कि जो है व्यक्तिवाद की या फिर एक प्रकार से मैंने अभी क्या बताया था आपको, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात, तो उदारवाद जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो आपसे पूछा जाता है कि उदारवाद का मूल तत्व क्या है, तो आप बताएंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उदारवाद का मूल सिद्धांत है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा कारपोरेट राज के सिद्धांत की व्याख्या कौन करता है? तो उदारवादी ही करते हैं, उदारवाद से ही किया जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और उदारवाद ही मानता है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए हुआ है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए बने हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, निजी संपत्ति सामाजिक न्याय की मांग है, यह विचार भी उदारवादियों का ही है, ये बात ध्यान रखेंगे। उदारवाद दर्शन जो है ये 17वीं शताब्दी के आसपास आता है। ओके, और उदारवाद विस्तार से प्रस्तुत किया है लॉक महोदय ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उदारवादियों से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और लॉक जो हैं ये उदारवाद के प्रमुख वक्ता रहे हैं और इंग्लैंड में सबसे फेमस व्यक्ति रहे हैं, इंग्लैंड के ही उदारवादी विचारक रहे हैं जॉन लॉक। ओके, प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया है पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन क्या है? पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन क्या है? नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद या मार्क्सवाद या फिर पूंजीवाद? बताएं तो फटाफट से आप बताएंगे। पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन क्या रहा है? पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन रहा है पूंजीवाद ही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस विचारधारा के अनुसार सभी संपत्ति चोरी की होती हैं? बताएं, अराजकतावाद, समाजवाद या पूंजीवाद या इनमें से कोई नहीं। किस विचारधारा के अनुसार या कौन सी विचारधारा ऐसा मानती है कि सभी संपत्तियां जो होती हैं वो चोरी की होती हैं? वो पूंजीवाद मानता है कि सभी संपत्तियां चोरी की होती हैं। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उदारवाद का आर्थिक दर्शन क्या है? समाजवाद, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद या मार्क्सवाद? फटाफट से आप बताएंगे। उदारवाद का जो आर्थिक दर्शन है वो पूंजीवाद पर ही डिपेंड है, पूंजीवाद पर ही आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदारवाद में व्यक्ति स्वतंत्रता की बात होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, कॉरपोरेट राज के सिद्धांत की व्याख्या करता है उदारवाद। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। विचारधारा जो निजी संपत्ति को समाप्त करने का समर्थन करती है वो भी उदारवाद ही है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, ये भी उदारवाद ही स्वीकार करता है, और ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, उदारवाद का विकास दर्शन के रूप में अधिकतम कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ है उदारवाद का विकास सर्वाधिक, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम पनपा तो पनपा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन अगर बात की जाए कि वो जो है उदारवाद का विकास दर्शन के रूप में सबसे अधिक मतलब विकास कहाँ पर हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ विकास उसका ज़्यादा, दर्शन के रूप में, एक विचार के रूप में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मार्क्सवाद जो है ये क्या है? मार्क्सवाद जो है ये एक प्रकार से इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करता है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण करता है मार्क्सवाद, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आर्थिक उदारवाद के समर्थक कौन है?
एडम स्मिथ जो हैं वो आर्थिक उदारवाद के समर्थक हैं, जिनकी पुस्तक है, आपने अभी पढ़ा था, एडम स्मिथ का नाम सुना होगा, आर्थिक उदारवाद के जनक माने जाते हैं वो, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, एक कथन बड़ा फेमस है, पूछा जाता है आपसे, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है, ये कथन किसने कहा था? लेनिन महोदय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेनिन। लेनिन ने ही कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है। ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कई बार आपसे बना हुआ है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस विचारक ने प्रतिपादित की है? तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो प्रस्तुत करी है और वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया है वो एक ही व्यक्ति ने दिया है, कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात भी कार्ल मार्क्स ही करते हैं। वर्ग संघर्ष की विचारधारा की बात हो, द्वंदात्मक भौतिकवाद हो, भौतिकवादी व्याख्या हो, ये सब कार्ल मार्क्स ही करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया है। क्लियर? आगे देखें, अगला प्रश्न है, पूंजीवाद का अंतिम चरण है साम्यवाद, समाजवाद, प्रजातंत्र या साम्राज्यवाद? फटाफट से आप बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवाद का अंतिम चरण है, पूंजीवाद का अंतिम चरण है साम्राज्यवाद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है, बताएं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है, वो है समाजवाद और साम्यवाद का। समाजवाद और साम्यवाद का एक संश्लेषण है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप में संश्लेषण है। तो लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो समाजवाद और साम्यवाद का संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, कार्ल मार्क्स मैन ऑन दी हॉर्स बैक। मैन ऑन दी हॉर्स बैक पुस्तक कार्ल मार्क्स की नहीं है। ये पुस्तक लिखा था सैमुअल फाइनर ने। सैमुअल फाइनर की एक पुस्तक है मैन ऑन दी हॉर्स बैक। तो ये पहला ही आपका गलत हो जाता है, कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक नहीं है। जबकि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक की बात की जाए तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा है लास्की ने। लास्की ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, मतलब ब्रिटिश जो है दार्शनिक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। स्टेटमैन पुस्तक के लेखक आपको पता होगा प्लेटो ही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इस पुस्तक का प्रकाशन 1945 में हुआ था पापर महोदय के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। जबकि मैन ऑन दी हॉर्स बैक पुस्तक को लिखा था सैमुअल फाइनर ने, तो ये कार्ल मार्क्स का नहीं है। यही आपका गलत हो गया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, लेवियाथन पुस्तक किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाएगा। लेवियाथन पुस्तक किसने लिखा है? जॉन हॉब्स की रचना है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉब्स की रचना है लेवियाथन। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी प्रकार से और भी चीज़ों को जानते रहें, समझते रहें, ठीक है। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके मौलिक चिंतन का विस्तार है? एडम स्मिथ के, डेविड रिकार्डो के, या फिर हीगल के, या जो है हॉब्स के? बताएं। तो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो किसके मौलिक चिंतन का विस्तार है? वो डेविड रिकार्डो के मौलिक चिंतन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद के परिवर्तन का श्रेय भी कार्ल मार्क्स को ही जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब प्रश्न थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का संस्थापक किसने, मतलब किसने किया था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का जो संस्थापना की थी या फिर स्थापना करी थी वो एंजल्स ने करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस के दृष्टि से भी और इकोनॉमी की दृष्टि से भी। बताएं, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, या फिर लेनिन? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट नामक पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी भी पहलू से हम देखें, कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास के एक युग है, ये कथन किसका है? ये कथन लास्की ने कहा था।
कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आज तक के जितने भी क्रांतिकारी ग्रंथ लिखे गए हैं, यह उनमें सबसे अधिक क्रांतिकारी रचना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में किसने कहा है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये कार्ल मार्क्स की रचना है, और इसके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में ये बात कही थी सेबाइन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है? बताएं, कार्ल मार्क्स को, रॉबर्ट ओवेन को, या माओ से तुंग को, या फिर लेनिन को? तो समाजवाद का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ओवेन को। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन ने ही सबसे पहले 1927 में समाजवाद की बात की, और मुख्य रूप से आधिकारिक तौर पर 1932 ईस्वी में इन्होंने समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो समाजवाद का पिता किसको कहेंगे? इनको रॉबर्ट ओवेन को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ही समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1832 में आधिकारिक तौर पर किया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बी और इसका ए। ठीक है, 1832 रॉबर्ट ओवेन को। ठीक है, कार्ल मार्क्स को क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स जो हैं वो भैया कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट पुस्तक के लेखक हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न जो है आपसे पूछेगा तो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है, बता दीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न विकासात्मक समाजवाद के जनक कौन है? विकासात्मक समाजवाद के जनक कौन है भैया? विकासात्मक समाजवाद के जनक हैं वर्नस्टीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। समाजवाद एक गिरगिट का सा धर्म है, मतलब गिरगिट सा है, जो वातावरण के साथ अपना रंग बदल देता है, या वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। ये रैमजे म्योर का कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समाजवाद एक आंदोलन भी है और विचार भी है, यह कथन किसका है? तो समाजवाद एक आंदोलन भी है और एक विचार भी है, ये कथन है GDH कोल का। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हार्मोनी नामक बस्ती बसाने का निश्चय किया था? न्यू हार्मोनी नामक बस्ती बसाने का निश्चय किया था रॉबर्ट ओवेन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय से सरोकार नहीं है, बताइए सामाजिक न्याय से क्या सरोकार नहीं है? स्त्री पुरुष समानता, बिल्कुल स्त्री पुरुष समानता जो सामाजिक न्याय से सरोकार नहीं है, बाकी शिक्षा और उन्नति का सबको समान अधिकार, ये सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय से सरोकार है। निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अभाव, ये सब सामाजिक न्याय से सरोकार है, जबकि स्त्री पुरुष समानता सामाजिक न्याय से सरोकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बताएं, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, समाजवाद एक टोप के समान है, एक टोपी के समान है, जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है। ठीक है, ये कथन किसका है? बड़ा फेमस कथन है, ये कथन कहा था CEM जोड ने। CEM जोड महोदय का ये कथन है, बड़ा फेमस कथन है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, मुक्त श्रम की व्यवस्था किससे संबंधित है? उदारवाद से रिलेटेड है। एक पुस्तक है यूटोपिया। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई? फटाफट से आप बताएंगे, यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? टॉमस मोर हैं यूटोपिया पुस्तक के लेखक। आपसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक देश में समाजवाद, ये नारा किसने दिया था? तो एक देश में समाजवाद नारा दिया था स्टालिन महोदय ने। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अच्छा, मार्क्स जो है समाज के में कितने वर्ग बताते हैं? तो मार्क्स समाज में 2 वर्ग के बारे में बताते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक लिखा है लेनिन ने। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे। वर्ग चेतना का सिद्धांत किसने दिया है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया है। ये सब प्रश्न आपसे पूछेगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बात। अच्छा, समाजवाद क्या है? एक पुस्तक है समाजवाद क्या है, इसको लिखा है कार्ल मार्क्स ने ही। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। चलिए भाई, जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहेगा वीडियो को, इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। प्रश्न है, जंगलों में खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग तेल कहाँ से प्राप्त करते थे पहले? सागवन के फल से, साल के फल से, महुए के फल से, या पीपल के फल से? फटाफट से आप बताएंगे। जंगलों से खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग तेल जो है प्राप्त करते थे कहाँ से भाई? महुए के फल से प्राप्त करते थे। कहाँ से भैया? महुए के फल से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिएगा अगला प्रश्न है 1865 ईस्वी के वन अधिनियम में संशोधन कब किया गया? तो 1865 का जो वन अधिनियम था उसमें संशोधन 1878 में और 1927 दोनों स्थितियों में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है सन 1600 ईस्वी में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? बताएं। लगभग और लगभग छठा भाग जो था 1600 ईस्वी में भारत का भूमि मतलब भारत की भूमि कृषि मतलब छठा भाग जो है वो कृषि के अधीन हुआ करता था, छठा भाग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न सबसे अच्छे वन क्या कहलाते थे? सबसे अच्छे वन जो होते थे उसको आरक्षित वन बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में कौन अंग्रेज अफसर बाधा मतलब बाघ के या बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था? बताएं। बाघ के शिकार के लिए, बाघ यहाँ पर बांध के स्थान पर बाघ कर लीजिएगा, बाघ है ये, ठीक है। कौन सा अंग्रेज अफसर जो था बाघ के शिकार के लिए जाना जाता था या प्रसिद्ध था? जॉर्ज यूल जो है ये बाघ के शिकार के लिए जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन सा इनमें से? साल, टीक या सेमूर या फिर उपरोक्त सभी? तो कांटेदार साल या छाल वाला जो वृक्ष है वो है सेमूर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, प्रश्न है स्लीपर कहाँ लगाए जाते हैं? स्लीपर कहाँ लगाए जाते हैं भैया? रेल की पटरी पर स्लीपर लगते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम क्या है? स्थानांतरणशील कृषि को झूमिंग कृषि भी कहा जाता है, काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूमिंग कृषि का सीधा सा मतलब होता है भैया किससे? झूमिंग कृषि का सीधा सा मतलब होता है कि जंगल को काटते हैं उसके बाद में फिर उस पर खेती करी जाती है और जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है फिर उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ का जंगल काटते हैं, झाड़ियों को सफाते हैं, फिर वहाँ पर आग लगाते हैं, साफ करते हैं उसको, फिर उसके बाद उसमें खेती करते हैं। तो काटते जलाते रहते हैं, इस प्रकार से मिट्टी की उर्वरक क्षमता जब तक रहती है तब तक वहाँ पर खेती होती है और जैसे खत्म होती है तुरंत वहाँ से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं और खेती करते हैं। ये होती है स्थानांतरणशील कृषि। प्रश्न है स्थानांतरित कृषि में किसी खेत पर कितने समय के लिए कृषि की जाती है? तो स्थानांतरणशील कृषि में 2 वर्ष तक लगभग खेती करी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वन विनाश बोलते हैं या एक प्रकार से वनकी बोलते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। या वनोत्पाद बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं? तो वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया वनकी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले अन्य समुदायों का नायक नहीं था? इनमें से कौन सा नहीं था भाई? देखिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले अन्य समुदायों का नायक नहीं था कौन? देखिए सिद्धू, बिरसा मुंडा और मतलब मुंज और कानू ये सब थे। राजा एस राजू नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है चाय के बागानों पर काम करने वाला समुदाय बताएं। कोरवा या मेरुकुला या संथाल या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये आपको बता दूं जैसे कि उपनिवेशवाद और विकासशील विश्व में राज्य की भूमिका वाले यूनिट से ये प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न वहीं से आपसे बन सकते हैं। संथाल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़िए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं जो है कौन सी कृषि? उसको बोलते हैं झूम कृषि या फिर घुमंतु कृषि या स्थानांतरणशील कृषि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघीय न्यायालय की स्थापना में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम प्रदान किया गया था? फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश संविधान से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बताइए। अच्छा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्थापना कहाँ पर हुई थी? सूरत में हुई थी, ठीक है। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? 1498 में आया था। ओके, कहाँ पर आया था? कालीकट के स्थान पर आया था। लेकिन अब प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संघीय न्यायालय की स्थापना में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम प्रदान किया गया? बताएं। मतलब किस ब्रिटिश अधिनियम या किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना की बात 1935 का जो भारत शासन अधिनियम हुआ था उसके अकॉर्डिंग की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की जो स्थापना करी थी वो वैसे तो हुई थी आयोग की स्थापना 1926 में,
1926 में स्थापना होती है, लेकिन किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? देखिए 1915 में कोई अधिनियम नहीं आया था, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ 1919 कर लीजिएगा। 1919 का जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात इसमें की जाती है और 1926 में आकर के लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी जाती है भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1919 कर लीजिएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, ढाका की कौन सी वस्तु विश्वविख्यात है? बताएं। तो ढाका का जो मलमल है वो बड़ा विश्वविख्यात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में पहला कारखाना कानून कब पारित हुआ? भारत में पहला कारखाना कानून जो पारित हुआ था 1881 में पारित हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1860 ईस्वी में भारत के सूती उद्योग मतलब सूती उद्योग और तीन मतलब की और उन्नति हुई, मतलब भारत में सूती उद्योग की स्थापना हुई थी और तीन उन्नति हुई थी, और इसका कारण क्या था, मतलब कि और उन्नति भी हुई थी। तो ये एक प्रकार से अमेरिका का युद्ध खास करके जो है उसके दौरान उन्नति हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहली सूती मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? पहली सूती मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी भाई? मुंबई में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई में स्थापना हुई थी पहली सूती मिल की, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक या धार्मिक? फटाफट से आप बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंग्रेजी अंग्रेजी शासन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था अंग्रेजी शासन का सर्वाधिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश वायसराय के काल में हुआ था? तार व्यवस्था की बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अंग्रेजों ने भारत में किस स्थान पर फैक्ट्री खोली थी पहले? तो अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री खोली थी, कब खोली थी? 1608 ईस्वी में सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित करी थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान महत्वपूर्ण था? बताएं, कोयला, लोहा, कपास या जूट? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान महत्वपूर्ण था? तो वो उद्योग था लोहा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासन से पूर्व कृषि भूमि के अस्थाई माने जाते हैं? बताएं, राजीव, जमींदार या फिर ग्राम समुदाय या कृषक? फटाफट से आप बताएंगे। तो ग्राम समुदाय जो है ये अंग्रेजी शासन में भारत में अंग्रेजी शासन से पूर्व भूमि कृषि के अस्थाई माने जाते थे ग्राम समुदाय, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, प्रथम औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1907 में प्रथम औद्योगिक सम्मेलन स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था 1913 में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि भारत में चाय का पहला बागान कब लगाया गया था? तो भारत में चाय का पहला बागान लगाया गया था 1835 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, भारत मतलब पहली बार औपचारिक रूप से महालवादी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 में लागू की गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। प्रश्न है, किसका कथन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद में सम्राट व प्रधानमंत्री दोनों के पद शामिल हैं? बताएं, किसने कहा था? किसका कथन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद में सम्राट और प्रधानमंत्री दोनों के पद शामिल हैं? ये कथन है किसका? ब्रोगन का, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकन संविधान कब लागू हुआ था? 4 मार्च 1789 को अंग्रेजी मतलब अमेरिकन संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कार्यपालिका आदेश शक्ति का प्रयोग कितनी बार किया? तो 3504 बार किया था उन्होंने। किसका प्रयोग भैया? कार्यपालिका की आदेश शक्ति का प्रयोग 3504 बार किया था राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा खास करके राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो कहाँ का होगा? यहाँ पर मतलब इस स्लाइड में वो अमेरिका के राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए
प्रश्न है राष्ट्रपति के विषय में किसका कथन है। अच्छा, जहाँ पर खत्म हो जाएगा वहाँ पर मैं बता दूंगा, ठीक है। हालांकि मैं बता दूंगा राष्ट्रपति की बात होगी तो किस देश के राष्ट्रपति की बात की जा रही है मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। आप चिंता ना करें किसी बात की। राष्ट्रपति के विषय में किसका कथन है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, कि वाशिंगटन के समय से कैनेडी के समय तक राष्ट्रपति का पद संसद का सबसे शक्तिशाली निर्वाचन पद होता था। ये कथन किसका है, ये कथन है किसका है भाई, टॉर टोल्ट का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा कि स्विस संघीय न्यायालय की वह स्थिति एवं प्रतिष्ठा नहीं है जो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की है। ये कथन किसने कहा था, ये कथन कहा था रैपर्ड महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी परीक्षा में आ सकता है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संविधान की धारा 2 भाग 2 उपभाग 2, ये अमेरिका के संविधान की बात हो रही है। उसके अनुसार न्यायाधीश नियुक्त सीनेट की अनुमति से राष्ट्रपति द्वारा होती है क्या, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा होती है, सीनेट की अनुमति से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान की धारा 2 भाग 2 भाग 2 के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति, बताएं। सीनेट की अनुमति से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है किसने कहा है कि न्यायपालिका की कुशलता को छोड़ करके शासन की अच्छी कसौटी और कोई नहीं है। बताइएगा सभी लोग, न्यायपालिका की कुशलता को छोड़ करके शासन की अच्छी कसौटी कोई नहीं है, ये कथन है लॉर्ड ब्राइस का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीनेट एक ऐसा सदन है जो अस्थाई होता है। बिल्कुल ठीक बात है, अमेरिका का जो सीनेट है वो अस्थाई सदन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस को है। दूसरा सदन कांग्रेस है अमेरिका का। तो सीनेट ऐसा सदन है जो अस्थाई है, जबकि कांग्रेस अस्थाई है। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस को है, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कांग्रेस वहाँ की संसद, जैसे अपने संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे वहाँ पर सीनेट कांग्रेस है, ठीक है। कहाँ पर, अमेरिका में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है अमेरिका में नव नियुक्त राष्ट्रपति अपना कार्यकाल 20 जनवरी से प्रारंभ करता है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया था अमेरिका में, तो ये 20वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की पद की योग्यता और शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में एक छोटे से वाक्य में किया गया है, तो अनुच्छेद 2 में किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अच्छा, अपने भारत में अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के अनुच्छेद 60 या 61 तक जो है बातें बताई गई हैं राष्ट्रपति, भारतीय संविधान की, भारतीय राष्ट्रपति के बारे में। अगला प्रश्न है लोक सदन में बहुमत प्रधानमंत्री जो कुछ कर सकता है कोई राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, मतलब जो प्रधानमंत्री कर सकता है वो राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, किसने कहा था, ये कथन कहा था रैमजे मेयोर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है संशोधन की परिभाषा देते हुए किसने कहा कि प्रत्येक सोमवार को सुबह जब सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका के संदर्भ में बातें हो रही हैं, प्रत्येक सोमवार को सुबह जब सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय देता है संविधान संशोधन होता है, ये कथन किसने कहा था, प्रोफेसर मुनरो का ये कथन है। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके, ये बात ध्यान। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की आयु योग्यता कितनी होती है, 35 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में, और उपराष्ट्रपति भी बन सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। और बातें बताएं फटाफट से। तो इस प्रकार से चीज़ें आप थोड़ा सा समझ में आ गई होंगी अमेरिका से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो अब ये आ गया चाइना से रिलेटेड। अब देखें, कन्फ्यूशियस के लिए जीवन का आदर्श एक डैश या श्रेष्ठ व्यक्ति होना है, बताएं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूशियस के लिए जीवन का आदर्श एक जुंज या श्रेष्ठ व्यक्ति बनना होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है हांगकांग डैश होने का जोखिम नहीं उठा सकता, अस्थिर होने का जोखिम हांगकांग नहीं उठा सकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी धार्मिक या समाज साम्राज्यवादी समर्थक, बताएं। तो होवा होवा जो आंदोलन है ये क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है निम्नलिखित में से उन कथनों का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने या अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के प्रयास जो हैं, ये खास करके
वेल्ट एंड रोड इन इंसेंटिव का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? चीन, तो हिंद चीन में मुख्य रूप से 3 देश आते हैं। कौन कौन से चीन आते हैं, मतलब कौन कौन से देश आते हैं हिंद चीन में? हिंद चीन में जो है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। देखिए लाओस यह है, कंबोडिया, वियतनाम, ये तीनों आपको सी में मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ये हिंद चीन के भाग में आते हैं, मतलब हिंद चीन कहा जाता है इनको। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम, ये पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा किसने है, बताएं किसने लिखा है इस पुस्तक को भैया? द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम, इस पुस्तक को लिखा है फान बोई चाऊ ने। किसने लिखा है? फान बोई चाऊ के द्वारा लिखी गई है पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो उनको कोलोन बोला जाता था। क्या बोलते थे? कोलोन। हिंद चीन के इलाके में यानी कि कंबोडिया, वियतनाम या लाओस में जो फ्रांसीसी लोग आए बसे, उनको कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, होवा हाओ आंदोलन जो है किस प्रकृति का आंदोलन था? बताएं। होवा होवा आंदोलन या होवा हाओ आंदोलन जो है वो क्रांतिकारी धार्मिक परिवर्तन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इसको अभी हमने चर्चा करा था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? बताएं। टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? वियतनाम में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में की गई थी, 1907 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दियन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? दियन बियन फू के युद्ध में जो हार हुई थी वो फ्रांस की हार हुई थी। किसकी? दियन बियन फू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। ये बात ध्यान रखें, किसकी हार हुई थी भैया? फ्रांस की हार हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखें, किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताएं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ पथ प्रदर्शक। ये चाइना का शब्द है हो ची मिन्ह, इस शब्द का जो अर्थ है वो है पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बताएं। तो 2 सितंबर को हुई थी 1945 में, 1945 में 2 सितंबर को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 2 सितंबर 1945 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, स्विट्जरलैंड, प्रश्न क्या आपसे पूछा गया भाई? देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है, ये कथन किस विद्वान का है? बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई थी? 1945 में ही हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न क्या है, स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो यह कथन किसका है? बिल्कुल जॉन ब्राउन सेन का ही कथन है। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान विश्व में कौन सा देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है? तो स्विट्जरलैंड जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होने का दावा कर सकता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है और वहाँ पर अभी भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है। भारत में कैसा प्रजातंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष रूप से प्रजातंत्र है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जरूर है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो मात्र एक देश में है, वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में अभी भी क्या होता है कि लोग इकट्ठा होते हैं और नियमों में संशोधन करने के लिए जनता ही इकट्ठा होकर के और बताती है कि भाई ऐसे नियम बनाओ, ठीक है, या नियम में संशोधन होना चाहिए। मतलब कोई प्रतिनिधि नहीं भेजते हैं जनता की, भाई जैसे हम लोगों ने एक सांसद भेज दिया अपनी तरफ से, वो लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसा नहीं होता वहाँ पर। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है कि जो जनता होती है स्वयं नियम वगैरह बदलती है, और संशोधन करवाना हो संविधान में तो भी जनता ही इकट्ठा होकर के करवा देती है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड जो है वो दावा कर सकता है,
ठीक है। स्विट्जरलैंड के संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए भैया? 48 संशोधन से अधिक लगभग हो चुके हैं स्विट्जरलैंड के संविधान में, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। और स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली जो है वो अमेरिका की शासन प्रणाली और ब्रिटेन की शासन प्रणाली से अलग है बिल्कुल भी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड से कितनी भाषाओं को राजभाषा की स्थिति प्राप्त है? स्विट्जरलैंड में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है भैया? 4 भाषाओं को मतलब कि राजभाषा का दर्जा प्राप्त है ऑफिशियल लैंग्वेज का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के सर्वाधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो स्विट्जरलैंड के लोग जो है सर्वाधिक जर्मन भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्राप्त किया, या संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना स्विट्जरलैंड? तो 10 सितंबर को बना था 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में 10 सितंबर को स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है, यूएनओ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व का कारण क्या है? स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व का कारण है, क्या कारण है भैया? विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र है ये, बहुल कार्यपालिका भी है, प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पर खास करके स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका यहाँ की एक विशेषता है, और प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक भी है ये। उपरोक्त तो सभी कारण जो है वो स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व का कारण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बहुल कार्यपालिका किस देश से रिलेटेड है, या किस देश की विशेषता है? तो स्विट्जरलैंड की विशेषता है बहुल कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के 1848 ईस्वी में निर्मित संविधान के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्ण संशोधन कब किया गया था? तो सर्वप्रथम 1874 ईस्वी में पूर्ण संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, स्विट्जरलैंड का संविधान वर्तमान मतलब स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में बताएं, वर्तमान संविधान कब लागू हुआ था? तो 18 अप्रैल 1999 में इसका वर्तमान संविधान लागू हुआ था। अच्छा, प्रश्न पूछा गया कि स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? तो वर्तमान में 195 उपधाराएं और 4 अध्याय हैं स्विट्जरलैंड के संविधान में, जबकि जब बना था ये तो 123 उपधाराएं और 3 अध्याय हुआ करते थे। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड के नवीन संविधान की विशेषता है, बताएं। नए संविधान की क्या विशेषता है स्विट्जरलैंड के? देखिए, निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, कठोर संविधान है स्विट्जरलैंड का। तीसरी विशेषता, प्राचीनतम गणराज्य है स्विट्जरलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी विशेषताएं स्विट्जरलैंड के नवीन संविधान की ही विशेषताएं हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के द्वारा किसी वर्ष की आयु प्राप्त नागरिकों या कितनी वर्ष की प्राप्त आयु नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया जाता है? वोट डालने का अधिकार स्विट्जरलैंड में कितने साल के लोगों को है? 18 साल के हो गए तो वोट डाल सकते हैं, वोट डालने का अधिकार उनके पास है। क्लियर? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहे इसी प्रकार से। चलिए भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहे। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अस्थायी बंदोबस्त किसने किया, बताइए। जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से? अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया, बताएं। जमींदारों से किया गया था, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जमींदारों से किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी मतलब विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ है? चाय का बागान, काफ़ी, या नील, या फिर सभी, बताएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ये भारत में चाय, नील की खेती या काफ़ी की खेती जो है विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखिएगा, प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी किसने? टॉमस मुनरो ने, मार्टिन बर्ड ने, कार्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ किया था 1820 ईस्वी में मद्रास में टॉमस मुनरो ने। मद्रास के ही गवर्नर जनरल थे टॉमस मुनरो, उन्होंने रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ किया था 1820 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? बताइएगा सभी लोग, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे सभी लोग, प्रश्न है, किस मद के द्वारा धन की निकासी व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड मतलब किसने करी थी, बताएं। किसने
किसने मद के द्वारा धन की निकासी व्यवस्था स्थापित करी है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही करी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, किसके प्रशासन में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? बताइएगा सभी लोग, किसके प्रशासन में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो कॉर्नवालिस के ही शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है, सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया था? तो स्थापित किया था किसने? कावस जी नशा डी डावर ने। ठीक है, कावस जी नशा जी डावर ने सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? अवध, उड़ीसा या संयुक्त प्रांत या म्यांमार? तो हड़प की नीति के अकॉर्डिंग लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था अवध के साम्राज्य को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करी थी? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी, रंगपट्टनम की संधि करी थी, रंगपट्टनम। ठीक है, रंगपट्टनम कर लीजिएगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम ने 3 प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था? तो बताएं, 3 प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था? 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था उसने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी थी? बताएं, संसदीय प्रणाली की नींव जो है 1892 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसी के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान को शामिल किया गया? भारतीय सरकार अधिनियम 1858 या भारत परिषद अधिनियम 1861 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1935? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान को शामिल किया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, जाना और परखा। तो कई प्रकार के प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जाना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आज आप लोगों ने तुलनात्मक सरकार और राजनीति से रिलेटेड या बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, समझा और परखा। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है लोक प्रशासन के सिद्धांत, जो आपका पेपर नंबर 2 है, उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। बाकी लिखित टाइप का मॉडल पेपर भी अवेलेबल हो चुका है दोनों पेपर का, और चैप्टर वाइज वीडियोस भी एक आध दो पड़े हुए होंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी और भी वीडियोस आते रहेंगे आपके समक्ष, चैप्टर वाइज क्लासेस और भी होती रहेंगी, और इसी प्रकार से मॉडल पेपर भी आपको मिलते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों के। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।